मैं हेमंत भारतीय, डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के दिन अपने साथियों के साथ ब्रेन ट्यूमर के कारण, लक्षण, निदान एवं उपचार पर चर्चा करना चाहेंगे। मेरे साथ में है हमारे न्यूरोसाइंसेस डिपार्टमेंट के न्यूरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नीतू राम रखियानी, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विकास गुप्ता, न्यूरोसर्जरी से डॉक्टर विवेक वैद्य जो न्यूरोसर्जरी एवं न्यूरो इंटरवेंशन के एडिशनल डायरेक्टर हैं, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर संकल्प भारतीय, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर अक्षय मंगल। ब्रेन ट्यूमर की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर से हम क्या समझते हैं और ब्रेन ट्यूमर के क्या कारण होते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर विकास गुप्ता से कहूँगा कि वो अपने विचार आमजन को बताएं कि किन कारणों से ये होता है। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर दिमाग के अंदर किसी भी तरह की गांठ या रसौली को हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लक्षण होते हैं जिस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं इसके कारण बताता हूँ। सबसे मुख्य कारण होता है एज, उम्र। जैसे 65-70 साल की उम्र के बाद लोगों में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा होती है और छोटे बच्चों में भी 15 से 70 के बीच के लोगों के मुकाबले ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से कुछ ट्यूमर हो जाते हैं, जैसे न्यूरोफाइब्रोमा हो जाता है। कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए जो कीटनाशक होते हैं, कुछ और केमिकल्स होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर केमिकल की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं। इसके अलावा जो रेडिएशन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सरे या आयोनिक रेडिएशन के संपर्क में आने पर भी जो है ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से भी लॉन्ग टर्म में जाके ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है। जैसा कि अभी डॉक्टर विकास गुप्ता ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर के क्या कारण हो सकते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर के कारण को हम दो तरह से वो कर सकते हैं कि डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटरी और नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी उस ब्रेन ट्यूमर के होने के लिए। अब ये जितने भी कारण हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, केमिकल्स, रेडिएशन, ये दे आर ऑल इनडायरेक्ट कॉजेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ये डायरेक्ट कॉज नहीं है क्योंकि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी भी प्रकार के को कोई साइंस ने ऐसा कोई वो नहीं किया क्लेम कि इस कारण से ब्रेन ट्यूमर हो रहा है और उसका मालूम भी नहीं है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं जो उसको प्रमोट कर सकते हैं या शरीर में कोई भी ट्यूमर को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो उसकी शरीर की इम्यूनिटी को कम कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के बीमारी को वो बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उससे जनरल हेल्थ का ध्यान रहेगा। अब हम डॉक्टर नीतू राम रखियानी से जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर के क्या लक्षण होते हैं और मरीजों को कब सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से। तो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण अलग अलग रूप में हो सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन लक्षण होता है ब्रेन ट्यूमर का वह सर दर्द, मिर्गी के दौरे, हाथ या पाँव में कमज़ोरी आना, मरीज़ की पर्सनालिटी में बदलाव होना, मरीज़ की मेमोरी में बदलाव होने के रूप में हो सकते हैं। अब इनमें से कुछ तकलीफ़ें इतनी कॉमन हैं जैसे हर सर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं, तो कौन सा ऐसा सर दर्द है जिसे हमें केयरफुल रहना चाहिए कि ये ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। अगर आपको लंबा समय से माइग्रेन चल रहा है पर आपके सर दर्द का प्रकार बदल जाता है, वह सर दर्द के साथ आपको दिखने में तकलीफ या दिखने में धूमिल होना, डबल दिखना, सर दर्द का साधारण पेन किलर लेने के बाद भी आराम नहीं आना, या फिर
अक्सर रात के समय सर दर्द का एकदम बढ़ना, इस तरह के लक्षण ये बताते हैं कि ये प्राइमरी सर दर्द नहीं है, ये सेकेंडरी प्रकार का सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा नए आने वाले मिर्गी के दौरे, तो जो कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जैसे ग्लायोमास हैं, जैसे मेनिंजियोमास हैं, काफ़ी बार उनकी शुरुआत मिर्गी के दौरों से होती है। तो जब भी कोई मरीज़ नए न्यू ऑनसेट सीजर्स या मिर्गी के दौरों के साथ आता है तो अक्सर जो ब्रेन की जांच होती है, जो CT या MRI के रूप में होती है, उससे ब्रेन ट्यूमर का पता लगता है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण इस पर भी निर्भर करते हैं कि वो ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के किस हिस्से में है। कभी कभी अगर वह मोटर एरिया या मोटर स्ट्रिप के एरिया में हो तो उसी तरह के ट्यूमर का लक्षण जो होता है वो हाथ या पाँव की कमज़ोरी के रूप में आ सकता है, बैलेंस की गड़बड़ी में आ सकता है, पर्सनालिटी चेंजेस, वह आदमी जो बहुत सारा काम फटाफट करता था उसकी मेंटल स्लोइंग के रूप में आ सकता है। तो यह सब लक्षण ब्रेन ट्यूमर के होते हैं और ऐसे अगर कोई लक्षण ऑब्जर्व करते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। अब हम इसी विषय पर आगे चलते हुए डॉक्टर विवेक वैद्य से जानना चाहेंगे कि इसका निदान और उपचार कैसे होता है। ब्रेन ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि MRI और CT स्कैन के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि ट्यूमर की मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कंटेंट्स कैसे हैं। तो हर ट्यूमर का इलाज ज़रूरी नहीं कि सर्जरी हो। कुछ ट्यूमर्स को हम वेट एंड वॉच भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, जैसे कि लो ग्रेड लायमा। तो ऐसे पेशेंट्स के जो लक्षण होते हैं मुख्यतः सीजर्स करके होते हैं, तो हम उनको एंटी एपिलेप्टिक देते हैं और उनके मिर्गी के दौरों को कंट्रोल करते हैं और ऐसे पेशेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रेटिंग होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर्स, उनको भी अपन वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। बट हाँ, एक मुख्य जो ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। सर्जरी से हमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ट्यूमर को हम डीकम्प्रेस कर लेते हैं, दिमाग को जगह दे देते हैं, और प्लस हम उसकी ट्यूमर की बायोप्सी करके ये पता लगाते हैं कि ट्यूमर किस प्रकार का है। आजकल सर्जरी काफ़ी एडवांस हो गई है। हमारे पास बेस्ट से बेस्ट माइक्रोस्कोप हैं। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में हमारे पास रिसेंटली एक्वायर्ड काइनोवो 900 माइक्रोस्कोप है, जो राजस्थान का पहला मोस्ट एडवांस माइक्रोस्कोप है। और इसके अलावा न्यूरो नेविगेशन और एंडोस्कोप के द्वारा हम मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच से डीप सीटेड ट्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। सर्जरी के अलावा गामा नाइफ थेरेपी, प्रोटॉन बीम थेरेपी भी होती है, जिससे हम बिनाइन ट्यूमर्स को रेडिएशन देके उनकी जो ग्रोथ होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। ट्यूमर ख़त्म नहीं होता है बट उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है और ट्यूमर साइलेंट पड़ा रहता है। इसके अलावा समथिंग कॉल्ड ट्यूमर एम्बोलाइजेशन, इसमें खून की नसों के द्वारा जो ट्यूमर को सप्लाई करती हैं, खून की नसों को अपन बंद कर देते हैं, जिससे कि ट्यूमर की ग्रोथ रुक जाती है और ट्यूमर साइलेंट पड़ा रहता है क्रेनियल कैविटी में और कुछ दिक्कत नहीं करता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या था, कीमोथेरेपी, सॉरी ये काट देना। सबसे आखिर में कीमोथेरेपी भी एक उपचार होती है, जिसमें हम कीमोथेरेपी देके ट्यूमर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का जैसे अभी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बताया, तो इसका प्रोग्नोसिस कैसा रहता है आगे में इलाज? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो दिमाग में गांठ होती है वो दो प्रकार की होती है, एक बिनाइन, दूसरी मैलिग्नेंट। बिनाइन गांठें वो होती हैं जो कैंसर की नहीं होती हैं, लेकिन उनका पूर्ण तरह से इलाज संभव है। तो छोटी गांठों में जिस तरह से डॉक्टर विवेक सर ने बताया कि रेडियो सर्जरी एक ऑप्शन होता है, उसके अलावा सर्जरी दूसरा ऑप्शन होता है, जिससे कि हम लगभग पूरा इलाज और पूरा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से रही बात जब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, जो कि कैंसर के ट्यूमर्स होते हैं, तो उसको हम लोग अलग अलग ग्रेड्स में विभाजित करते हैं बायोप्सी के आधार पर, जिसमें ग्रेड 1, 2, 3, 4 4 तरह की प्रमुख ग्रेड्स होती हैं। इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो प्रोग्नोसिस है, मतलब जो सर्वाइवल है, वो बहुत अच्छा रहता है। उसमें हम ट्यूमर को बहुत लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं, या उसका लगभग पूर्ण तरह से उपचार भी कभी कभी संभव रहता है। हाँ, जो ट्यूमर हाई ग्रेड के होते हैं, जैसे कि 3 और 4, उसमें सर्वाइवल बाकी ग्रेड्स के मुकाबले थोड़ा सा कम रह सकता है। लेकिन आजकल जो नई विज्ञान ने तकनीक में उन्नति करी है, जिसके अंदर नई तरह की रेडियोथेरेपी हैं, कीमोथेरेपी हैं, उनके साथ हम एक अच्छा सर्वाइवल पेशेंट के लिए प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर
संकल्प से ये जानना चाहूँगा कि आजकल गूगल पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है और काफ़ी जो हमारे साथी हैं, मरीज़ हैं, वो गूगल पे वो देखकर और ट्रीटमेंट उसके हिसाब से पढ़कर और आपके पास आते हैं, तो उसमें क्या लोगों को भ्रम होता है और उनकी अपेक्षाएं क्या होती हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा सर। जिस तरह से विज्ञान ने तरक्की करी है, हम देखते हैं कि आजकल इंटरनेट लगभग हर व्यक्ति के पास बहुत आसानी से उपलब्ध है, और इंटरनेट उपलब्ध है तो इंटरनेट पे उपलब्ध जानकारियाँ भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो जानकारी हमें मिल रही है वो सही ही हो। इसका साधारण सा उदाहरण है, जिस तरह से गूगल के CEO मिस्टर सुंदर पिचई के बारे में ही इंफॉर्मेशन गूगल के ऊपर गलत लिखी हुई थी। तो आजकल मरीज़ ये कोशिश करता है कि वो अपनी बीमारी के बारे में या इलाज के बारे में गूगल पे पहले से ही पढ़ ले। इसमें कभी कभी कुछ सही जानकारियाँ तो उन्हें हासिल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में भ्रमात्मक जानकारियाँ मिलने के कारण मन में कई तरह के भ्रम पैदा होते हैं। फिर इंसान उन उपायों को प्राप्त या यूज़ करने लगता है जिनसे उसकी समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब मरीज इलाज कराने की स्थिति में नहीं रहता। तो जैसा कि हमने सुना, जो लक्षण होते हैं, यदि इनमें से किसी भी प्रकार का लक्षण मरीज को है, तो हमारी सलाह यही रहेगी कि वो गूगल और इंटरनेट पे उपलब्ध जानकारियों के आधार पर अपना इलाज खुद न करके या सुझाव प्राप्त न करके उन विशेषज्ञों से राय प्राप्त करें जिन्होंने इस विषय के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इस तरह की परेशानियों का इलाज करने में, को मैनेज करने में विशेष उपलब्धि रखते हैं। डॉक्टर अक्षय से हम आखिर में जानना चाहेंगे कि इसके बारे में, ब्रेन ट्यूमर के बारे में क्या मिथ्स हैं, क्या भ्रम है लोगों को? जैसे आजकल आम जनता के बीच में ब्रेन ट्यूमर के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ब्रेन ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं और हर ब्रेन ट्यूमर को एक पैमाने से नहीं नापा जा सकता। लोगों में सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि अगर हमें ब्रेन ट्यूमर हो गया तो इसका कोई पूर्णतः इलाज संभव नहीं है और इसमें आगे प्रोग्नोसिस बोले या लाइफ स्पैन पेशेंट का उसके बाद ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन ये चीज़ आजकल के मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जैसा विवेक सर ने बताया था कि ट्रीटमेंट के इतनी मोडेलिटीज़ उपलब्ध हैं हर प्रकार के ट्यूमर के लिए, चाहे वो बिनाइन ट्यूमर हो चाहे वो मेलिग्नेंट ट्यूमर हो, इलाज अच्छे से संभव होता है। एंड काफ़ी मरीज़, काफ़ी ट्यूमर्स में पूर्णतः इलाज भी संभव होता है, और अगर वो मेलिग्नेंट ट्यूमर भी है तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करके पेशेंट को आगे की ज़िंदगी अच्छे से निकालने में सहायता मिलती है। किसी भी, जैसे हम कोई युद्ध लड़ते हैं, तो जैसे ब्रेन ट्यूमर है तो हम अगर उसको माने कि युद्ध लड़ रहे हैं, तो इसी प्रकार से युद्ध में क्या होता है, युद्ध में 3 सेनाएं काम करती हैं, एक थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट जो बताया सर्जिकल, तो सर्जिकल हो गई आपकी थल सेना जो मास लेवल पे उसको डिस्ट्रॉय करती है, बड़ा सा बड़ा। फिर हो गई आपकी जो रेडिएशन थेरेपी है, वो हो गई आपकी वायु सेना, वो बाकी बचे हुए ट्यूमर्स को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे वायु सेना जाती है वहाँ पे उड़ा देती है। और तीसरी हो गई जो कीमोथेरेपी कहते हैं, वो जल सेना, जिसका उपयोग कभी कभी होता है, कम होता है, स्पेसिफिक यूज़ होता है। उसी प्रकार से ये 3 चीज़ें होती हैं। अभी हमने ब्रेन ट्यूमर के बारे में हमारे विशेषज्ञों के, हमारी टीम के विचार सुने और इनसे आपको अवगत कराया कि ब्रेन ट्यूमर के क्या कारण हो सकते हैं। कारणों में बताया कि जो सीधे कारण नहीं होते उनके होने के, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर, केमिकल्स, कार्सिनोजेंस, डाइटरी फैक्टर्स खाने में, जंक फूड और रेडिएशन थेरेपी, इनसे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, उससे हर प्रकार की बीमारी हो सकती है, हर जगह का ट्यूमर हो सकता है। तो ब्रेन ट्यूमर की भी संभावना है कि उसमें भी वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता होगा। डायरेक्ट कॉजेज़ में सिर्फ ये कि सेल
का माइटोसिस, सेल का विभाजन और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रोल है इसमें, जिसके लिए अभी भी विज्ञान रिसर्च कर रहा है और हमें और रिसर्च की आवश्यकता है कोई भी स्पेसिफिक कारण ब्रेन ट्यूमर के खोजने के लिए। लक्षणों में हमने देखा कि लक्षण सर में दर्द, विभिन्न प्रकार का सर में दर्द, उसमें परिवर्तन, उसके साथ उल्टी, देखने में कमी, दौरे मिर्गी के, समझने में तकलीफ़, चलने में तकलीफ़, बोलने में तकलीफ़, सुनने में तकलीफ़, हाथ पैर में सुन, हाथ पैर में लकवा, इस तरह के लक्षण होते हैं तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास जांचें हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा है, उससे आजकल निदान अच्छे से हो जाता है, हमें ट्यूमर का पता भी लग जाता है, हमें ये भी पता लगता है और संभावना रहती है कि ट्यूमर सादा है या कैंसर का है। ये भी बताया आपको कि सादा ट्यूमर और दूसरा कैंसर के ट्यूमर में भी जो होते हैं वो भी ग्रेड 1, 2 वो भी बेनाइन माने जाते हैं, तो उनका भी जो नतीजे होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, सर्वाइवल बहुत अच्छे होते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है एनेस्थीसिया में, उपकरणों में, सर्जिकल स्किल्स में, निदान में, और हमारे टीम जो काम करती है दवाइयों में, कीमोथेरेपी में, कि उनसे उनके नतीजे बहुत ही अच्छे रहते हैं। आपको जो मिथ्स के बारे में बताया कि उनके बारे में जो गलतफहमियां हैं कि उसके किस वजह से हो सकता है या उसका उपचार झाड़ फूँक और इनसे हो सकता है, वो एक जो धारणा है वो गलत है, अंधविश्वास है और उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आखिर में ये कहूँगा कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, डॉक्टर पे विश्वास रखना चाहिए, उसके इलाज पे विश्वास रखना चाहिए, और आज के ज़माने में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो उसको हम किस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। आप में से कईयों ने हवाई यात्रा की होगी। अब हम सोचते हैं हवाई यात्रा में खतरा होता है कि नहीं होता है, तो ब्रेन ट्यूमर का जो खतरा आज के ज़माने में है वो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा उतना ही है उसके ऑपरेशन में जितना एक हवाई यात्रा में है। तो इसलिए उससे डरना नहीं चाहिए, उसका उपचार कराना चाहिए। इसके साथ साथ आखिर में मैं ये कहूँगा कि ऑपरेशन कोई भी हो 100% ये नहीं मानना चाहिए कि उसमें समस्या नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ी बात है और ये समझने की बात है। सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, लेकिन कई बार कभी अनहोनी कुछ हो सकती है, हम जिस चीज़ की कल्पना नहीं करते वो हो सकती है। इस तरह से कोई भी ऑपरेशन हो, वो शरीर के किसी भी अंग में हो, तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना हो सकती है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, और लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए और उपचार कराना चाहिए।